हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हम अपने इस लेक्चर में करंट के एक टॉपिक को शुरू करेंगे। आपको पता होगा रिसेंटली न्यूज़ में जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इनका टेन्योर जो है कार्यकाल वो 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो 24 जुलाई को हमें अपने देश के नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए जो इलेक्शन है वो आपके 18 जुलाई को कंडक्ट करवा रहे हैं और इसकी जो काउंटिंग होगी वो होगी आपकी 21 जुलाई को, यानी कि 21 जुलाई को हमें भारत के नए राष्ट्रपति के तौर पर एक नए उम्मीदवार प्राप्त हो जाएंगे। अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करें तो इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। साथ में जितने भी शासकीय कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं ये सभी राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होते हैं। राष्ट्रपति जो है, अगर हम संसद की बात करें तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। किस किस से? पहला है आपका लोकसभा प्लस, फिर है आपका राज्यसभा, फिर है आपका प्लस प्रेसिडेंट। तो इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। तो आज हम इसी में से प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करेंगे। भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो जिम्मेदारी होती है ये होती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग की। यही संस्था के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाया जाता है और इसी संस्था के द्वारा भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लिए इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अभी इसका कार्य क्या है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उसमें पूरी प्रोसेस बताई जाती है किस किस प्रोसेस के थ्रू भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाना है। तो अभी जो इसका नोटिफिकेशन आया उसके बाद लोग अपने अपने कैंडिडेट यहाँ पर खड़े करने शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट का कैंडिडेट किस कंडीशन में बन सकता है। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें सबसे पहले कहा गया है जो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में आना चाहता है उसकी उम्र जो है, आयु है जो है, एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ऊपर चल जाएगा। 35 ईयर्स मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है। दूसरा जो क्राइटेरिया है उसमें यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहता है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत के संविधान में केवल ये मेंशन है कि भारत का नागरिक हो, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर उस व्यक्ति को कि जिसने नागरिकता ग्रहण की है वो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ पर व्यक्ति को बाय बर्थ यानी जन्म से अमेरिका का नागरिक हो वही प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ पाएगा, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने भारत नागरिकता ग्रहण कर ली है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकता है। तीसरा यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट होना चाहता है उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। अब लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता से मतलब क्या ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने से पहले उसे लोकसभा का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? तो ऐसा कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो क्राइटेरिया, जो नियम लोकसभा के एक सदस्य को इलेक्ट होने के लिए चाहिए उन सभी नियमों पर ये व्यक्ति सही होना चाहिए। कोई भी इसके ऊपर ऐसा दोष नहीं होना चाहिए जो एक लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उसे बाधित करे। चौथा यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है ये रखा गया है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी प्रॉफिट वाले पोस्ट पर ना हो। अब ये क्या होता है? प्रॉफिट वाले पोस्ट वो होते हैं जैसे आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, तो ऐसे किसी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए जहाँ से इसे सैलरी मिलती हो। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं। इसी के साथ में ये तो होता है क्राइटेरिया का पार्ट 1। इन क्राइटेरियाज को पूरा करने के बाद व्यक्ति जब नॉमिनेशन करने जाता है तो उसके लिए एक अन्य क्राइटेरिया रखा गया है। वो क्या है? वो ये है कि अगर व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके पास 50 प्रस्तावक, ये होते हैं प्रपोजर्स, ठीक ना, 50 अनुमोदक, ये होते हैं सेकेंडर्स।
अब ये कौन होते हैं? अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपके पास 50 ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके नाम का प्रस्ताव दें कि इस व्यक्ति को हम एज अ प्रेसिडेंट प्रस्तावित करते हैं, और 50 लोग आपके पास ऐसे होने चाहिए जो इस प्रस्ताव का समर्थन करें, यानी कि टोटल 100 लोग। तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक जो इसका समर्थन करें। अब आप बोलेंगे कि इंडिया की जनसंख्या है 1,31,00,00,000, और अगर हम सेंसेक्स 2011 की बात करें, 2011 की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलेगी जनसंख्या 1,21,00,00,000। तो 1,21,00,00,000 में से 100 लोगों को लाना कौन सी बड़ी बात है? तो यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है, ये जो आपके प्रोपोजर्स और जो सेकेंडर्स हैं, ये कोई आम नागरिक नहीं होते हैं, आपकी और मेरी तरह कोई ये आम इंसान नहीं होते हैं। ये होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद लोकसभा या फिर राज्यसभा से, या फिर MLA, किसी भी विधानसभा के सदस्य। तो इनका ये होना जरूरी है। इसका 50 आपके पास MLA या फिर MP हो, और 50 उसी के लिए आपको फिर से MLA या MP हो। MP भी अकेले हो सकते हैं, MLA भी अकेले हो सकते हैं, और साथ के ज्वाइन करके भी 50-50 हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 100 MLA और MP की जरूरत पड़ेगी इलेक्शन लड़ने के लिए। अब इस चीज़ को संविधान में क्यों रखा गया? तो आप पाएंगे सबसे पहले 1952 में हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद 1974 में कई सारी बार इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए किए गए। तो इसमें एक चीज़ देखी गई, कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी इलेक्शन के लिए आ जाते थे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते थे, क्योंकि इसमें जो वोट डालते हैं वो MLA MP डालते हैं। आगे जाके हम बात करेंगे। तो आम इंसान को तो ये समर्थन देंगे नहीं। ये समर्थन किसे देंगे? जिस पार्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, 1952 से लेकर 1974 तक कई सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट केवल नाम के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन का फॉर्म फिल कर देते थे। जैसे कि मैं हूँ, पता चला कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए फॉर्म फिल हो रहे हैं, मैंने फिल कर दिया। अब मीडिया जो होगी इंटरव्यू लेने आएगी तो पब्लिसिटी मिलेगी, तो पब्लिसिटी के चक्कर में यहाँ पर कई लोग फॉर्म फिल करते थे। तो फिर यहाँ पर क्या किया गया? सबसे पहले 1974 में सबसे पहले किया गया कि 10 प्रपोजर्स और 10 सेकेंडर्स, इसी के साथ में 2500 रुपये आपकी जमानत राशि, ठीक, जमानत राशि आपको RBI में जमा करवानी पड़ती थी। अब जब ये 10-10 वाला कॉन्सेप्ट लेके आया गया तो यहाँ पर एक समस्या और आई। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो बड़ी पार्टियाँ थी वो तो अपने कैंडिडेट को खड़ा करती थी और उनके ही जीतने की उम्मीद ज़्यादा रहती थी, लेकिन साथ में जो राज्य स्तर की पार्टियाँ होती थी या फिर जो केंद्रीय पार्टियाँ होती थी, लेकिन छोटी स्तर की पार्टियाँ होती थी, वो भी अपने कैंडिडेट को यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा कर देती थी। तो जिसकी वजह से एक बड़ी समस्या उत्पन्न ये होती थी कि कई सारे कैंडिडेट उसमें इलेक्शन में आ जाते थे, जिससे जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाता था। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए फिर से क्या किया गया, 1974 में तो आपके 10-10 किए गए थे और 25 रुपये किए गए। फिर इसी के बाद 1997 में आपके यहाँ पर 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की व्यवस्था कर दी गई कि आपके पास 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, साथ में आपके पास होने चाहिए 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये आपको कहाँ करना पड़ेगा? ये आपको करना पड़ेगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अब जो 15,000 रुपये का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे RBI में, तो इसका एक रूल है, टोटल जो वोटिंग होगी उसका अगर आपने 1/6 यहाँ पर इतना वोट नहीं ले पाया आपने, तो आपकी ये जो सिक्योरिटी है ये RBI आपको वापस नहीं करेगी, सिक्योरिटी आपको जब्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात की गई है। अब आप देखेंगे जब यहाँ पर 50 प्रस्तावक और 50 सेकेंडर्स की यहाँ पर आवश्यकता हुई, तो यहाँ पर कैंडिडेट कौन हो सकता है? अब यहाँ पर कैंडिडेट केवल वो हो सकता है जिसको भारत की दोनों बड़ी पार्टियां समर्थन करें, और दोनों बड़ी पार्टियां कौन है? वो है आपकी BJP और कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब BJP और कांग्रेस भी कभी कभी अपना कैंडिडेट यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नहीं ला सकते। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया? यहाँ पर आपने कई बार न्यूज़ में 2 शब्द सुने होंगे, पहला है आपका NDA और एक होता है आपका UPA। NDA जो है आपका ये BJP और BJP के साथ में जितनी भी पार्टियां हैं उनके समर्थन में उनका समूह है। तो इनकी तरफ से जो कैंडिडेट बनाया गया है ये कौन है? ये श्री द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, और उड़ीसा में एक ज़िला है मयूरभंज,
उसके एक गांव से इनका रिलेशन है। इनके अगर हम पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो पहले इन्होंने एक टीचिंग के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था। उसके बाद ये 2000 से लेकर 2009 तक 2009 तक उड़ीसा की ये एमएलए भी रही हैं। उड़ीसा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी भी ये मेंबर रही हैं, प्लस वहाँ पर ये मिनिस्टर भी रही हैं। वहीं इनके अगर आगे की हम कैरियर की बात करें तो ये आगे जाकर 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड की ये सीएम रही, झारखंड की ये गवर्नर रही हैं। झारखंड की महिला गवर्नर बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं। तो ये तो था आपका द्रौपदी जी के जो डिटेल थी उसके बारे में। अब हम आते हैं यूपीए की तरफ। यूपीए वो समूह है जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल है। इनकी तरफ से जो कैंडिडेट बनाया गया है ये तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसके जो कैंडिडेट हैं, उसके जो सदस्य हैं यशवंत सिन्हा जी, इनको प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया गया है। यशवंत सिन्हा जी कौन है? ये 1960 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 1960 बैच के आईएएस ऑफिसर। कुछ समय तक इन्होंने आईएएस के तौर पर देश की सेवा की, डीएम भी रहे। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दिया। पोस्ट को रिजाइन करने के बाद ये पॉलिटिकली सक्रिय हुए। सबसे पहले ये चंद्रशेखर गवर्नमेंट जो थी उसमें वित्त मंत्री बनाई गई। फिर अटल बिहारी जी की सरकार में इनको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्री बनाया गया। फिर 2002 से लेकर 2004 तक दूसरे टेन्योर में फिर से इन्हें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। तो ये इनका पॉलिटिकल कैरियर है। रिसेंटली इन्होंने बीजेपी की सदस्यता त्याग कर तृणमूल की कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। तो ये है आपके कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 50-50 लोगों की जब जरूरत पड़ती है, यानी टोटल 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको किसी बड़ी पार्टी का समर्थन जरूरी है। तो वही इसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल अब जब से ये वाला सिस्टम आया 100 वाला, तो केवल 2 ही प्रेसिडेंट कैंडिडेट यहाँ पर खड़े होते हैं। एक एनडीए का रहता है, दूसरा आपका यूपीए का रहता है। बाकी जो कैंडिडेट पहले खड़े होते थे 4-4, 5-5, अब वो प्रोसेस खत्म हो गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन डाल सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। प्रत्यक्ष इलेक्शन में हम सीधे वोट डालते हैं, जैसे कि जो एमएलए और एमपी के इलेक्शन होते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष इलेक्शन। लेकिन अप्रत्यक्ष इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं डालते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वोट डालते हैं। अब आप कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव ये वही व्यक्ति होते हैं जिनको हम हर 5 साल बाद चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव के अंतर्गत एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद आते हैं। अब ये सांसद कौन होते हैं? ये निर्वाचित सदस्य होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं पहले, अब इसको कोविड के टाइम पे हटा दिया गया है। लेकिन जो राज्यसभा है उसमें अभी भी 12 मनोनीत यानी नॉमिनेट कैंडिडेट होते हैं। तो जो नॉमिनेट कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के, वो इसमें वोटिंग नहीं करते। वोटिंग केवल वही सांसद करेंगे जो जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल वही लोग यहाँ पर वोटिंग करेंगे। इसी तरह जो एमएलए होते हैं, राज्यों की जो विधानसभा है, यहाँ पर सभी राज्यों की विधानसभाओं के लोग यहाँ पर वोट डालते हैं। जो सदस्य होते हैं वो लोग वोट डालते हैं। विधान परिषद को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया गया। विधान परिषद को क्यों नहीं लिया गया? विधान परिषद को यहाँ पर इसलिए नहीं लिया गया, भारत में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अगर यहाँ पर एमएलसी को भी लिया गया तो जो रेशियो है वो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इनको यहाँ पे ऐड नहीं किया जाता है। इसी के साथ जो आपके केंद्र शासित स्टेट हैं उसमें से दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, जब से जम्मू कश्मीर में नया अभी जो धारा आर्टिकल जो था आपका 370 हटाया गया है, उसके बाद इन लोगों को भी जम्मू कश्मीर के जो एमएलए होंगे उनको भी वोट डालने का यहाँ पर राइट दे दिया गया है। तो सभी राज्यों के आपके एमएलए, साथ में केंद्र शासित प्रदेशों में से जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी, इन तीनों जगह के आपके कौन एमएलए, साथ में
निर्वाचित सांसद और निर्वाचित एमएलए, ये भी आपके निर्वाचित ही होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं जो वोट डाले यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है कि ये लोग अगर वोट डालते हैं तो इनकी वोट की वैल्यू कैसे मेजर की जाती है। क्या सभी सांसद और सभी एमएलए की वोट की वैल्यू इक्वल होती है? ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं वोटिंग कैसे की जाती है। अगर हम वोटिंग के लिए बात करें और यहाँ पर हम ये देखें कि किस एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है या फिर किस एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है, उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एक एमएलए के वोट की वैल्यू, एमएलए की वोट की वैल्यू, एक एमएलए की वोट की वैल्यू हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सभी स्टेट के एमएलए की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। ये डिपेंड करता है राज्य की जो जनसंख्या है उस पर। तो किसी भी स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू को निकालने के लिए आपको जो पता होना चाहिए वो क्या है? वो सबसे पहले है आपकी राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। फिर इसके बाद आप इसमें डिवाइड देंगे किसका? इसके बाद आप डिवाइड देंगे राज्य में विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। राज्य की कुल जनसंख्या, उसमें हम डिवाइड देंगे राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की जनसंख्या। अब आप यहाँ संख्या, अब हमने यहाँ पे विधानसभा शब्द को यूज़ किया है तो यहाँ पे विधानसभा नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पर फिर से 1000 का डिवाइड देंगे। इसके बाद जो वैल्यू बच के आएगी ना, वो आपकी होगी एक विधायक के वोट की वैल्यू। अगर हम इसको मध्य प्रदेश के संबंध में देखें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। 7,26,26,809। तो ये तो हो गई मध्य प्रदेश की जनसंख्या, यानी कि ये ऊपर वाला पॉइंट। अब हम नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने अभी एमएलए हैं? तो यहाँ पर हैं 230 एमएलए। तो राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य में विधायकों, जो निर्वाचित विधायक हैं उनकी संख्या, इनटू 1/1000। इसके बाद जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपके एक एमएलए के वोट की कीमत। जो एक एमएलए के वोट की कीमत आएगी उसको हम 230 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमें मिल जाएगा टोटल जो एमएलए हैं एमपी से उनके वोट की वैल्यू। तो ये तो हमने देखा एमएलए के वोट की वैल्यू। ये हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी हम अगर बात करें तो 208 एमएलए के वोट की वैल्यू आकी गई है। तो इसी तरह हम हर स्टेट का निकालेंगे। ये काम आपका नहीं है, ना ही इससे रिलेटेड आपसे ये प्रोसेस मेथड पूछा जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा कि आपके यहाँ वोट की वैल्यू कितनी है। ये काम है आपके निर्वाचन आयोग का, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पर जरूरी है। इसी तरह हम सभी स्टेटों को निकाल लेंगे, यूपी बिहार जितने भी स्टेट हैं आपके सबके ऐसे इस प्रोसेस से हम निकाल लेंगे। जब इस प्रोसेस से हम इसको निकालेंगे और उसके बाद अब ये तो हो गया आपके एमएलए के वोट की वैल्यू। अब हम आते हैं एक एमपी के वोट की वैल्यू, यानी कि एक सांसद के वोट की वैल्यू। सांसद के वोट की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सभी विधानसभाओं के सदस्यों के वोट की कुल वैल्यू, तो जो हमने निकाल चुके थे। इसके बाद नंबर आता है आपका किसका? इसके बाद नंबर आता है आपका एमपी के वोट की वैल्यू। तो कुल यहाँ पे टोटल क्या होगा? टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, राज्यों के सभी विधायकों के टोटल वैल्यू। फिर इसमें डिवाइड दिया जाएगा टोटल इलेक्टेड एमपी,
राज्यसभा और लोकसभा के दोनों एमपीओ को मिलाकर यहाँ पर टोटल वोट ऑफ वैल्यू जो यहाँ पर नापी जाएगी उसका इसमें डिवाइड दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल इलेक्टोरल अभी कितने हैं। ये फैक्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम फैक्ट वोट करें तो टोटल इलेक्टोरल जो अभी हमारे यहाँ पर हैं ये हैं आपके 4809 टोटल इलेक्टोरल। टोटल है आपके इलेक्टोरल कितने 4809 में से अगर हम इलेक्टोरल्स की बात करें तो यहाँ पर आपके लोकसभा के, राज्यसभा के और कौन चाहिए आपको एमएलए के जो वोट के जो टोटल नंबर है यहाँ पर जो टोटल एमएलए है हमारे देश में वो है 4033। ठीक, हमारे पास जो लोकसभा सदस्य हैं ये 543 हैं और राज्यसभा सदस्य जो है हमारे पास 233 हैं। तो इस तरह से कितना हो जाएगा आपका 776 टोटल एमएलए हो जाएंगे, 4033 हमारे पास एमएलए हो जाएंगे। अब ये जब हमारे पास हो गए तो अब हम आएंगे अपने अगली प्रोसेस पर। अगली प्रोसेस को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो एमएलए हैं आपके इनके वोट की वैल्यू कितनी है। एमएलए की टोटल वोट की वैल्यू जो निकाली गई है वो है आपका 5,43,231। ये टोटल वैल्यू निकाली गई है आपके सभी सांसद, तो सभी एमएलए की, ठीक, जो सभी आपके विधानसभा सदस्य हैं उनकी। अब इसमें हम एक सांसद के वोट की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम डिवाइड देंगे टोटल नंबर ऑफ जो एमपी हैं आपके, जो निर्वाचित सांसद हैं उनकी। तो 76 का इसमें हम डिवाइड देंगे तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, ये कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 700। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 700 जो वैल्यू आई है वो आपके एक सांसद के वोट की वैल्यू है, एक सांसद के वोट की वैल्यू। अब इसको हम अगर इनटू कर दें 776 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी भारत में जितने भी टोटल सांसद हैं इनके टोटल वोट की वैल्यू। ये कितना होगा आपका, ये आएगा आपका 5,43,200। ये तो हो गया आपके किसका, सांसदों के वोट की वैल्यू, जो निर्वाचित सांसद हैं उनके वोट की वैल्यू। ये हो गई आपके जो आपके यहाँ पर कौन एमएलए हैं उनके वोट की वैल्यू। तो इसको हम टोटल कर देंगे 5,43,231 और यहाँ आपका है 5,43,200। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 31,468 और 10,86,431। अब किसी को भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन बनने के प्रेसिडेंट बनने के लिए टोटल 51% वोट यहाँ पर चाहिए होंगे इसका। अब इसका आप 51% आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमने टोटल वैल्यू निकाली किसकी, एमएलए और एमपी के वोट्स की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वोटिंग प्रोसेस कैसे होती है। यहाँ पर किसी भी ईवीएम का यूज़ नहीं किया जाता है। जो वोटिंग होती है वो आपको एक पेपर दिया जाता है, जो पहले प्रोसेस चलती थी उस पर आपको हायरार्की लिखनी होती है। पहले हम जो वोट डालते थे ईवीएम से पहले तो उसमें हम सील लगाते थे, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको सील लगाने की प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे आप, ये आपकी प्रोसेस है, ठीक, ये आपका बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर आपका दो पार्ट में बटा रहता है। यहाँ पर एक साइड तो आपके कैंडिडेट होते हैं, एक साइड आपके कैंडिडेट का नेम लिखा रहता है, दूसरी साइड आपको यहाँ पर नंबर लिखने होते हैं। अब नंबर कैसे लिखने होते हैं, यहाँ पर सील लगाने का प्रोसेस नहीं होता कि जो आपका कैंडिडेट है। अब यहाँ पर रखा, मान लीजिए 4 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं या फिर 3 कैंडिडेट हम मान के चलते हैं। 3 कैंडिडेट आपके समझने में आपको आसानी होगी। तो किन कैंडिडेट आपके इलेक्शन में खड़े हुए हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी। ये 3 कैंडिडेट आपके इलेक्शन में हैं। इसी तरह हम यहाँ पर 3 बॉक्स बनाएंगे। ये भी आपका ए, बी, सी। एक यहाँ पर हम बनाएंगे,
ए भी आपका क्या होगा, ए बी सी। तो ये आपका क्या है, ये आपके बैलेट पेपर है जो आप प्रेसिडेंट का वोट डालने जाएंगे उसमें आपको ये मिलेंगे। तो अब यहाँ पर 3, ये तो हो गए प्रेसिडेंट कैंडिडेट ए बी सी, और यहाँ पर 3 MP हैं या फिर MLA हैं, X Y Z जो वोट डालने वाले हैं। X का अगर नंबर आया, X वोट डालने गया तो X क्या करेगा, X इन तीनों के नाम के आगे नंबर डालेगा। जैसे कि मैं X हूँ, मेरी पहली पसंद है B, तो B को मैं कहूँगा सबसे पहली पसंद मेरी कौन है, B। फिर मैं देखूंगा A, ठीक है, C बदमाश आदमी है, A इससे सही है, तो दूसरी पसंद मैंने A कर दी। C तीसरे नंबर पर, तो तीसरा वोट मैंने डाल दिया C को। ये तो हो गया X का। अब आया Y, अब गया Y वोट डालने के लिए। Y ने बोला मेरी पहली पसंद है A, दूसरी पसंद है C, तीसरी पसंद है B, इसने वोट डाल दिया। अब इसके बाद नंबर आया किसका, Z का। Z वोट डालने गया तो Z ने भी देखा B पहली पसंद है, यहाँ पर जो A है ये तीसरी पसंद है, C है ये मेरी दूसरी पसंद है। इस तरह से सभी अपने अपने बैलेट पेपर पर वोट डालते हैं, और जो वोटिंग होती है वो सीक्रेटली होती है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। वहाँ पर एक पेटी रखी रहती है, वहाँ पर किसी और को जाने की अनुमति नहीं होती है, केवल वही व्यक्ति हम वोट डालने जाता है जो वोट डालने वाला इलेक्टोरल होता है। फिर इसके बाद 3 वोटिंग हो गई आपकी जो 18 तारीख को होनी है। अब इसकी काउंटिंग हो गई। काउंटिंग के लिए क्या किया जाएगा, जितने कैंडिडेट होते हैं उतनी यहाँ पर बॉक्स रखे जाते हैं। बॉक्स A, इसमें हम अंदर ही लिख देते हैं, ये आपका बॉक्स A, ये आपका बॉक्स B, ये है बॉक्स C। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर हायरार्की चेक की जाती है। A को जब यहाँ पर B है, B को पहला वोट पड़ा तो B के इसमें पहला वोट डाल दिया जाएगा, ठीक, B का पहला वोट आ गया। अब यहाँ पर देखा जाएगा A को पहला वोट मिला तो A को यहाँ पर बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर फिर से देखा जाएगा B को पहला वोट मिला तो B को यहाँ पर एक वोट और दे दिया जाएगा। ये तो पहली हायरार्की देखी जाती है, जिन जिन को पहला वोट मिलता है उनके यहाँ पर जार में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को टोटल वोट का 51% मिल चुका है तो उसे कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी आगे कौन है, अभी आगे B है, क्योंकि C को किसी ने वोट ही नहीं दिया अभी 1 नंबर के लिए। अभी केवल A और B को 1-1 नंबर के लिए वोट दिए गए थे, जिसमें B के 2 थे और A का पहला था। आगे जाके इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखा जाता है अभी किसी को 51% वोट नहीं मिले हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सबसे कम वोट किसको मिले हैं, C को, तो C को क्या किया जाएगा, C को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। C को जब यहाँ पे बाहर किया जाएगा तो C के पे वोटिंग लिस्ट पर देखा जाएगा दूसरे नंबर पर कौन है तो उसको वोट दे दिया जाएगा। यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है। जब यही प्रोसेस रिपीट होती है तो किसी भी कैंडिडेट को 51% वोट मिल जाते हैं, वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन जाता है। ये एक पेचीदगी है, काफ़ी टफ प्रोसेस है। इसको समझने के लिए आपको कल इतना पता होना चाहिए कि किस तरह से ये सीक्रेटली वोटिंग होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कैलकुलेशन आपको जीवन में कभी भी नहीं निकालनी होगी जब तक आप निर्वाचन आयोग के अधिकारी नहीं बनते हैं। अब इसको और आसान बनाने के लिए क्या किया गया, अब आपने देखा होगा 1997 से प्रेसिडेंट के लिए केवल 2 कैंडिडेट होते हैं। 2 कैंडिडेट जब वोट के लिए वोटिंग होती है किसी न किसी को आप देखेंगे नॉर्मली जो सत्ता पक्ष होता है वो अपने कैंडिडेट को विजय बना लेता है, वो जीत जाता है। तो यहाँ पर इस पेचीदगी को समझने की जरूरत नहीं है। अब केवल 2 कैंडिडेट होते हैं नॉर्मली, A और B, उन्हीं के लिए वोटिंग होती है और किसी को भी इजीली 51% वोट मिल जाते हैं। ये तो हमने की वोटिंग की बात। अब जब कैंडिडेट को 51% वोट मिल गए हैं तो वो हो जाएगा प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और जिस दिन वर्तमान प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म होगा उसी दिन नए प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाएगी। नए प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, नए प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अब बात आती है कि नॉर्मल इलेक्शन की तरह भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी कुछ विवाद होते हैं। अगर होते हैं तो इनका समाधान कौन करता है? इसका आंसर है कि हाँ, राष्ट्रपति से इलेक्शन के में भी विवाद होते हैं और इन विवादों का समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान में आपके मेंशन है
राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उन सभी का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके लिए वोटिंग कहाँ की जाती है? जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मल जो इलेक्शन होते हैं उनकी पोलिंग बूथ होती है, इनके लिए कहाँ वोटिंग होती है? इनके लिए वोटिंग होती है जो MP वोट डालते हैं, सांसद वोट डालते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर डालते हैं। जो विधायक होते हैं वो अपने अपने राज्यों में जो सेक्रेटेरिएट होता है उसके अंतर्गत वोट डालते हैं। तो अभी हमने सब पूरी प्रोसेस देखी, किस तरह से इसमें सांसद विधायक के मत की वैल्यू निकाली जाती है। इसकी लिस्ट मैं आपको पूरी यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसे आप देख सकते हैं। साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से भारत के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, कौन कौन उसमें वोट डालते हैं। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स के लिए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए, 1952 से लेके 1962 तक। अगर हम दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं और फिर 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। फिर इसके बाद चौथे राष्ट्रपति जो BB गिरी जी थे, इनके समय दूसरे चक्र की गणना करनी पड़ी थी। जो मैंने आपको बताया, तीसरे कैंडिडेट सबसे कम वोट मिलते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, उसके वोट आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को केवल और केवल BB गिरी जी के इलेक्शन में जो चौथे राष्ट्रपति थे उसमें यूज़ किया गया था। अगला जो आपका फैक्ट है वो है नीलम संजीव रेड्डी 1 बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में हार चुके थे। जो चौथा इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट के लिए उसमें BB गिरी जी हार चुके थे। फिर भारत के 6वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी चौथे इलेक्शन में BB गिरी जी से हारे थे। फिर इन्हें 6वें इलेक्शन में निर्वाचित इलेक्टेड किया गया था। अब हम बात करते हैं अपने ऐसे प्रेसिडेंट्स की जो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे और सीधे सीधे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। इसमें हैं आपके राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद जी, नीलम संजीव रेड्डी जी, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम जी और ज्ञानी जेल सिंह जी, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद जी। अभी रिसेंटली जो दो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं इनमें से भी जो भी इलेक्ट होगा वो भी कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। तो ये उसके बाद जो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे और जाकिर हुसैन जी थे, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। इनका प्रेसिडेंट रहते हुए मृत्यु हो गई थी। सौभाग्य है भारत के संविधान का, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रतिक्रिया नहीं लाई गई है। महाभियोग की प्रतिक्रिया क्या होती है? महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पहले संविधान का अतिक्रमण करने के कारण उनको उनके पद से हटाया जाता है। तो इसको हम किसी अपने दूसरी वीडियो में समझेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर था वो था राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसको हमने समझा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अपडेट तक बने रहें हमारे साथ। समृद्धि आइस के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।